हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्राचीन भारत के सबसे खतरनाक युद्ध के बारे में वर्णन करने चल रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध करने के बाद जीतने वाला ही अपने आप को हार जैसा महसूस करने लगा। उसकी विभीषिका को, उसके हुए रक्त रंजित युद्ध को, उसमें हुए जान माल को देखकर एक जीता हुआ सम्राट अपने आप को कैसे बदल लेता है और वह अपने विस्तारवादी नीति को त्याग कर कैसे एक धर्म की नीति का पालन करने लगता है। आइए हम लोग इस युद्ध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम नहीं बचता है जिसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। अभी हाल ही में एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से डायरेक्टली पूछ लिया गया था। तो आइए हम लोग इस युद्ध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसके भौगोलिक क्षेत्र क्या रहे हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है, इस युद्ध के कारण और परिणाम क्या रहे हुए हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग आज पोस्टमार्टम करेंगे और इसके सारे पहलुओं को समझेंगे। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया दोस्तों, तो आपको इस टॉपिक पर आए हुए क्वेश्चन में कभी भी समस्या नहीं होगी। तो आइए हम लोग इस युद्ध के बारे में आगे जानने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, जिस युद्ध का नाम है, इसी युद्ध पर, जिस जमीन पर यह युद्ध लड़ा गया था उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। इस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध एक सम्राट को ही नहीं बदला बल्कि एक विस्तृत हो रही साम्राज्य व्यवस्था को भी एकीकरण करके बनाने में बहुत बड़ा प्रयास किया। तो आइए हम लोग इसके बारे में सबसे पहले इसके भौगोलिक इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इस युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था। इसको हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो आप इसको लिख लें, इसका भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है ना। भौगोलिक क्षेत्र में हम लोग समझते हैं कि ये युद्ध का क्षेत्र किस स्थान पर माना जाता है। तो आप ये देखेंगे यहीं पर मगध था, ठीक है ना, यहां पर मगध था। और इस स्थान पर, ठीक है ना, ये आप देखेंगे तो यहीं पर ये उड़ीसा का जो तट पड़ता है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा जो पड़ता है, इसी उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, ठीक है ना, ये दक्षिणी भाग पर ही एक कलिंग था, ठीक है ना, कलिंग था। इसी दक्षिणी भाग पर कलिंग था। और इस कलिंग का युद्ध में क्यों शामिल हो गया, सबसे पहले हम लोग इसके भौगोलिक क्षेत्र को और समझते हैं। इसके पहले हम लोग चलते हैं नंद वंश की तरफ। नंद वंश के शासक एक महाशासक हुए, उसके प्रथम संस्थापक महापद्मनंद के शासन काल में कहा जाता है कि एक बाद में एक अभिलेख मिला हुआ है इसी उड़ीसा में ही, खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है ना। वह हाथी गुफा अभिलेख जो मिला हुआ है, उसी में इस बात का वर्णन किया गया है कि मगध का कोई शासक इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था और इस क्षेत्र को अपने में मिला लिया था। तो नंद वंश के बाद जब मौर्य वंश का शासन आया, मौर्य वंश के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया, तो उस समय ये शायद ये क्षेत्र उनके क्षेत्र में था। लेकिन जब इनके पुत्र बिंबिसार का शासन आया, तब आप देखते हैं कि मौर्यों का साम्राज्य आप देखेंगे तो इधर इस क्षेत्र से लेकर मौर्यों का साम्राज्य, सबसे पहले हम लोग मौर्यों का साम्राज्य समझ लेते हैं, तब इसकी कारण और इसकी विविधता को समझने में बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों आप ये देखें, मौर्य साम्राज्य कहां से कहां तक था, ये आप जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा लेते हुए, ये ऐसे इस क्षेत्र को होते हुए, ये इतना हिस्सा जब ये इतना नीचे से ये छूट जाता है दोस्तों, ये होते हुए ऐसे, ठीक है ना। तो ये सब क्षेत्र मौर्य वंश का था, ठीक है ना। ये क्षेत्र पूरा मौर्य वंश पे था। ये मौर्य वंश की राजधानी थी यहाँ पे,
ठीक है ना, मौर्य वंश की राजधानी थी। भारतीय इतिहास में इतना विस्तृत साम्राज्य किसी भी वंश ने नहीं किया दोस्तों। किसी को सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ कि इतने विस्तृत साम्राज्य का शासन कर सके, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे हिमालय पर्वत है, इधर हिमालय है, यहीं पे हिंदुकुश पर्वत है, ठीक है ना। हिंदुकुश पर्वत से पूरा अफगानिस्तान का क्षेत्र, पूरा पाक का क्षेत्र, और ये इधर से मध्य एशिया से होते हुए ईरान और इराक से टकराते हुए बॉर्डर पर ही मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का विस्तृत इतिहास था, विस्तार था। लेकिन आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र, कलिंग और उड़ीसा के वाले क्षेत्र पर ही अगर एक देखा जाए तो इसके क्या कारण हो सकते हैं कि मगध का साम्राज्य, मौर्य वंश का साम्राज्य इतने विस्तृत साम्राज्य को चलाने में तो सक्षम था, लेकिन इस क्षेत्र पर जो है इनका शासन, बिंबिसार के शासनकाल में इस पर शासन नहीं था। तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, इस क्षेत्र पर आक्रमण करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप इसको देख लें, इसको हम लोग मिटाते हैं, इसके भौगोलिक क्षेत्र को। अब आप देखें कि इसके कारण क्या हो सकते हैं इस युद्ध को आक्रमण करने का, ठीक है ना। कारण की दृष्टि से आप देखेंगे तो यह मगध था, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है ना। अब पाटलिपुत्र से यह कितनी दूरी पे था। अगर एक साम्राज्य इतने विस्तृत शासन कर सकता है तो इस शासन पे सबसे महत्वपूर्ण क्या कारण हो सकते हैं कि इस पर आक्रमण करने का इनका मन नहीं होगा। आप देखेंगे इसके पहले कारण यह हो सकता है कि इसकी सुरक्षा, एक साम्राज्य को चलाने में सुरक्षा उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है दोस्तों। सुरक्षा की दृष्टि से इस पर आक्रमण करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो उड़ीसा में अपनी स्वयं की आर्मी थी, एक ऐसी आर्मी जो सभी से टकरा जाने वाला क्षेत्र था, और इसकी सुरक्षा, मगध की सुरक्षा को देखकर इस पर शासन करना, इस पर आक्रमण करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ा, और वो पिता द्वारा प्राप्त क्षेत्रफल को ही बचाकर सुरक्षित रखने में कामयाब हो गए। लेकिन जब अशोक का शासनकाल आता है, तब उनके लिए ये क्षेत्र जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और उन्होंने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए इस क्षेत्र पर आक्रमण करने या उसके प्रस्ताव को वापस करने का एक मन बना लेते हैं। उन्होंने इस पे प्रस्ताव भेजते हैं कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, जैसे सभी लोग शासन करके हमारे अधीन रह रहे हैं वैसे आप भी हमारे अधीन हो जाइए। लेकिन ये शासक, यहाँ के कलिंग राज इनसे ये कहने से मना कर देते हैं कि अब हमारा और आपका मुकाबला युद्ध क्षेत्र में ही होगा। और इसके कारण एक और हो सकता है, दूसरा कारण समुद्री व्यापार। उड़ीसा से ही आप दक्षिण भारत से और उधर कहीं भी आप समुद्री व्यापार करने में सक्षम हो सकते थे। इसलिए राजधानी मगध से, राजधानी पाटलिपुत्र से इस पर आक्रमण करना दूसरा कारण, सबसे जायज कारण यह भी हो सकता है दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने इसके दो कारण पढ़े, भौगोलिक पढ़ लिया, उसके बाद कारण इसके सुरक्षा और समुद्री व्यापार, दो महत्वपूर्ण कारण थे दोस्तों। अब आगे हम लोग इसके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास करते हैं, तो आप इसको जान लें। इसका भौगोलिक क्षेत्र आप दिमाग में रखें। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कलिंग युद्ध किस राज्य में पड़ता है, तो आप ये जान रखें, उड़ीसा में कलिंग राज्य, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र पर इसका जो है शासन या इसका शासन व्यवस्था चल रही थी। तो आगे हम लोग कुछ इस कलिंग युद्ध के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इसमें से लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन लगातार हर पेपर में पूछ लेता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो आगे हम लोग और भी बातें इसमें जानने का प्रयास करते हैं। चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं।
कलिंग युद्ध, इसके पहले हम लोगों ने आपको बता रखा है कि कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग राज के बीच में हुआ। अब ये युद्ध कब हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कलिंग युद्ध, ठीक है ना, 261 बीसी में कलिंग युद्ध होता है दोस्तों, ठीक है ना। 261 बीसी में कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध, ठीक है ना, सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ठीक है ना, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ठीक है ना, 261 बीसी, 261 बीसी राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। यह क्वेश्चन लगातार पूछा गया है दोस्तों, 2 क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखें। इस क्वेश्चन पर लगातार पूछा गया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था और कलिंग का युद्ध राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था, 8 वर्ष बाद। ये 2 क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, अभी हाल ही में जीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कलिंग का युद्ध राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था, तो 6, 7, 8, 9 दे के पूछ लिया था, तो 8वें वर्ष बाद हुआ था, मतलब 9वें वर्ष में ही ये युद्ध हुआ था। 8वें वर्ष बाद 9वें वर्ष में ये युद्ध, कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के बीच में ये लड़ा गया था। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ये 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रख लीजिए दोस्तों कि 261 बीसी और 8वें वर्ष बाद ये युद्ध लड़ा गया था। तो इस बात का आप कान में एकदम दिमाग में रख लीजिए कि क्वेश्चन कभी भी किसी भी वक्त ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आप किसी भी पेपर में जाइए तो इस बात को आप दिमाग में रख कर जाइए दोस्तों कि ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आगे हम लोग और बात, अब इसके बाद कलिंग के बारे में, इसके युद्ध के बारे में कुछ चीजें हम और भी चीजें जान लेते हैं कि वो चीजें क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सम्राट अशोक का कलिंग के युद्ध पर आक्रमण हुआ, इतना भयानक और इतना खतरनाक आक्रमण था कि एक साथ वो सारी युद्ध नीति को त्याग दिया गया, जो युद्ध नीति अभी हम लोग जानते हैं चाणक्य बना के गए थे। कि कहा जाता है कि युद्ध नीति, अभी हम लोग थोड़ा सा युद्ध नीति के बारे में भी जान लेते हैं कि युद्ध नीति क्या हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों। युद्ध नीति, युद्ध नीति, युद्ध में कहा जाता है कि एक युद्ध में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो युद्ध लड़ते हैं। जैसे युद्ध में आप देखेंगे किसान इसमें शामिल नहीं होते हैं दोस्तों। किसान को इसमें किसी भी प्रकार की दृष्टि से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। दूसरा होता है महिलाओं को भी इस युद्ध में, युद्ध नीति का यह कारण है कि महिलाओं को भी इसमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। तीसरा होता है बच्चे भी इस क्षेत्र से बचे रहते हैं, उनके ऊपर भी आक्रमण और काट मार की चीजें नहीं की जाती हैं, युद्ध में उनको भी शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा होता है पुजारी या पंडित लोग, उनको भी इस युद्ध में शामिल नहीं किया जाता है। पांचवा होता है व्यापार करने वाले लोग, इन सब चीजों पर यह सारी आक्रमण युद्ध नीति नहीं होती है दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे जब कलिंग का युद्ध लड़ा गया तो इन सारी चीजों को भी ध्यान नहीं दिया गया और एक साथ महिला, पुरुष, व्यापारी, किसान, एक साथ सभी के सभी लोगों को काट दिया गया, खून की नदियां बहा दी गई। कहा जाता है इस समय इतने ज्यादा लोग मार दिए गए कि उस पूरे क्षेत्र पर, कलिंग क्षेत्र पर रहने वाला पूरा का पूरा मानव समाज पूरी तरह से विनष्ट हो गया दोस्तों, पूरी तरह से खत्म हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने लोग ऐसे मारे गए। और एक ऐसा युद्ध था जिसमें सम्राट अशोक स्वयं शामिल थे। उन्होंने उस युद्ध क्षेत्र में स्वयं खड़े थे, स्वयं लड़ रहे थे और स्वयं इस सारी चीजों को आंख से अपने देख रहे थे। तो आइए हम लोग और भी आगे चीजें इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण देखते हैं।
अब हम लोग इस युद्ध की विभीषिका के बारे में देखते हैं। आप इस युद्ध की विभीषिका को देखेंगे दोस्तों तो आपके दिमाग में ये फिगर खुद बन जाएगा कि ये युद्ध कितना खतरनाक और कितना भयानक था उस समय, जिसके लिए आपके दिमाग में इस युद्ध का मंजर खुद बनने लगेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस युद्ध में कलिंग के शासक का नाम अभी तक किसी अभिलेख में नहीं मिलता। बोल देते हैं, चलो ठीक है। इसमें 1,50,000 1,50,000 निर्वासित हो गए। 1,50,000 इस क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। ये इसका वर्णन है कि 1,50,000 इस क्षेत्र को, युद्ध के क्षेत्र को छोड़कर भाग गए, निर्वासित हो गए, यहां से चले गए वो लोग। अब आप ये मान सकते हैं कि 1,50,000 और 1,00,000 से ज्यादा 1,00,000 से ज्यादा लोगों को इस युद्ध में मार दिया गया, काट दिया गया, जिसमें से महिला, पुरुष, बच्चे किसी को भी नहीं छोड़ा गया। सभी लोगों को एक साथ मार दिया गया इस युद्ध में दोस्तों। इतना खतरनाक ये युद्ध हो गया। आगे हम लोग और भी जान लेते हैं इसमें और भी चीजें क्या हो सकती हैं। इस युद्ध में अशोक ने इतने भयानक युद्ध को देखा और एक सम्राट ने जब ऐसे खतरनाक, ऐसे भयानक युद्ध को देखा, तब युद्ध तो सम्राट अशोक जीत गए, लेकिन उसी युद्ध क्षेत्र में वो तलवार फेंक कर सीधे नीचे नतमस्तक हो जाते हैं और वो इतनी भयानक रक्तपात को देखा तो उनका मन पूरी तरह से द्रवित हो गया और उनको लगा कि थोड़ी सी तो सीमा मेरा विस्तार हुआ, केवल कलिंग ही तो हमारे हिस्से में आया, लेकिन इतने रक्तपात, इतने ज्यादा लोगों को मारने से हमें क्या फायदा मिला। यहीं से सम्राट अशोक, भारतीय इतिहास में यहीं से जो अशोक सम्राट थे वही सम्राट अशोक बन गए दोस्तों। सम्राट अशोक महान हो गए। हम उसके बारे में देख लेते हैं ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। 1,50,000 अब समझ लीजिए। और इसी समय से राजधानी कलिंग की बन जाती है। उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसली, आप इस बात का ध्यान रखें, उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसली, ठीक है ना। तोसली, उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसली और दक्षिणी कलिंग की राजधानी जौघड़ बन जाती है, ठीक है ना। जौघड़, ये दो राजधानी इस समय बन जाती है। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक इस क्षेत्र की राजधानी, यहाँ पे प्रशासक नियुक्त कर दिए जाते हैं और इस दोनों क्षेत्र का नाम तोसली और जौघड़, दो राजधानियां नियुक्त कर दी जाती हैं। आगे हम लोग और भी चीजें जान लेते हैं दोस्तों। एक भारतीय इतिहासकार हैं हेमचंद राय चौधरी, ठीक है ना। हेमचंद राय चौधरी, इन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन किया है और इन्होंने इस बात को, कलिंग की विभीषिका के बारे में सारी चीजें अपने बताया है और इन्होंने इस बात को माना है कि इतना भयानक, इतना भीषण युद्ध भारतीय साम्राज्य में, प्राचीन भारतीय इतिहास में कभी भी नहीं हुआ दोस्तों। तो ये हेमचंद राय चौधरी थे, ठीक है ना। ये बातें हो गई कलिंग के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि जब सम्राट अशोक कलिंग की इतने खतरनाक विभीषिका को देखते हैं तो उनका मन पूरी तरह से द्रवित हो जाता है और यहीं से सम्राट अशोक महान बन जाते हैं और उन्होंने विस्तारवादी नीति को त्याग कर एक नई नीति, धर्म नीति, एक धम्म नीति का निर्माण करते हैं दोस्तों। एक नई नीति बन जाती है जिसका नाम है धम्म नीति। धम्म नीति की तरफ वो बढ़ जाते हैं, एक नए धर्म का निर्माण करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग धम्म नीति के बारे में समझेंगे और धम्म नीति के बारे में उनके क्या क्या कारण है, उनमें क्या क्या चीजें सबसे महत्वपूर्ण है जो आज के मानव समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। उस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी अपने बताइए। और इसमें इतनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तथ्ययुक्त बातें आपको बताई जा रही
रही हैं, आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। एक वीडियो दासराग युद्ध का डाला गया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दासराग युद्ध का मिल जाएगा। एक सिकंदर और पौरुष का युद्ध हुआ था, वो हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध, जिसके बारे में उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखेंगे, आप 2 युद्ध पढ़ेंगे। ये तीसरा युद्ध प्राचीन भारतीय इतिहास का कलिंग युद्ध था, जिसके बारे में हम लोग जाना। आगे हम लोग और भी आगे सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे, उनके अभी अभिलेख बचे हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। और इसके बाद अभी हम लोग एक धम्म नीति समझेंगे, क्या हो सकती है धम्म नीति। अशोक का अपना द्रव मन जब परिवर्तित हो गया तो उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए एक नई नीति का निर्माण किया, और वही नीति पूरे भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक को सम्राट महान बनाती है। उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो ठीक